अभी आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा। वीडियो में आपको जगह जगह लगी आग, उससे निकलता धुआं और पुलिस का जमावड़ा नजर आ रहा होगा। अब जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है उसमें आप पुलिस और जनता के बीच हाथापाई होते देख रहे हैं। ये दोनों वीडियो फ्रांस से आए हैं, लेकिन ताज़ा विवाद से जुड़े नहीं हैं। जून 2023 में माने महीने भर पहले ही फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म बिल आया। इसके खिलाफ लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। फ्रांस ने इसी तरह का एक आंदोलन साल 2018 में भी देखा था। बढ़ती महंगाई, अमीर और गरीब के बीच बढ़ता फासला और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर लोग ऐसे नाराज हुए कि देश के कई इलाकों में जबरदस्त हिंसा देखी गई थी। कई जगह माहौल इतना खराब हुआ कि दंगा भड़क गया। इन प्रदर्शनों को येलो वेस्ट मूवमेंट नाम दिया गया था। अरब मूल के नाहेल की हत्या से भड़के दंगे को भी इस सिलसिले में जोड़ दें तो फ्रांस 5 सालों के भीतर ही हिंसा का तीसरा बड़ा दौर देख रहा है। फ्रांस में इस तरह के प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार प्रमुख मुद्दा नस्ल भेद को माना गया है। हिंसा की जड़ों को फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के इतिहास और शरणार्थियों के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन कई लोग इस तरफ भी ध्यान दिला रहे हैं कि 2018 के येलो वेस्ट मूवमेंट और जून 2023 के पेंशन बिल प्रकरण की ही तरह नाहेल मामले में भी फ्रांस की खराब आर्थिक नीतियों का रोल है। पिछले सालों में फ्रांस आर्थिक मोर्चे पर लगातार फेल रहा है। देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। अमीर और गरीब के बीच फासला भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या मौजूदा हिंसा को नस्ल भेद के चश्मे को हटाकर भी देखा जा सकता है? आज के शो में इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और साथ में जानेंगे कि नाहेल के परिवार ने हिंसक प्रदर्शनों को लेकर क्या कहा है और फ्रांस में ये हालात कब तक शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली शो दुनियादारी, जहां चर्चा फ्रांस में भड़के हिंसक प्रदर्शनों की। सबसे पहले फ्रांस में हुए आंदोलनों का इतिहास समझते हैं कुछ उदाहरणों से। साल 1789 की बात है। उसमें फ्रांस में राजा लुई 16 का शासन था, लेकिन राजा की नाकाम नीतियों के चलते जनता ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था। इसके लिए लोगों ने एक बड़ा विद्रोह किया था। साल 1968 में फ्रांस में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। सरकार ने प्रोटेस्ट दबाने के लिए हिंसा की। इससे आम जनता नाराज हुई। इसी नाराजगी ने वर्कर्स के एक बड़े हिस्से को स्टूडेंट के साथ ला खड़ा किया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। अब प्रोटेस्ट की मांगों में भी बदलाव आ गया था। वे अब न्यूनतम मजदूरी और दूसरी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की मांग करने लगे। अंततः सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा। अब हाल की बात करते हैं। साल 2017 में इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। उसके ठीक एक साल बाद ही माने साल 2018 में फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई। क्या था ये मूवमेंट? दरअसल फ्रांस में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कुछ लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन आगे चलकर इसमें और भी विषय जुड़ते गए, जैसे बेरोजगारी, अमीर गरीब के बीच बढ़ता फासला, महंगाई इत्यादि। यह आंदोलन करीब 10 महीनों तक चला और इस प्रोटेस्ट में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कई जगह पर हिंसा भी हुई। बाद में येलो वेस्ट कई देशों में प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया। फिर साल 2019 में कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया ठप सी पड़ गई। दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तरह फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर भी चोट पहुंची। फिर साल 2023 में सरकार पेंशन रिफॉर्म बिल लेकर आई। क्या था इस बिल में? रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 64 बरस कर दी गई जाए। ये उम्र पहले 62 साल थी। कामगारों को फुल पेंशन पाने के लिए 43 साल तक नौकरी करना अनिवार्य होगा, लेकिन सरकार ने यह फैसला लिया क्यों? सरकार का कहना था कि समय के साथ लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है, यानी लोग लंबे समय तक पेंशन उठा रहे हैं। इसका असर खजाने पर पड़ रहा है। साल 2000 में 10 रिटायर लोगों के पेंशन का खर्च 21 काम करने वाले लोग उठाते थे। 2020 में ये भार 17 कामगारों पर पड़ने लगा। ये भार कम करने के लिए सरकार रिटायरमेंट की उम्र और पूरी पेंशन पाने के लिए काम करने का समय बढ़ाना चाहती है। जनता ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। वो सड़क पर उतर आई। कई महीने प्रोटेस्ट चले। अलग अलग सेक्टर्स के कामगार अपनी ड्यूटी छोड़कर सड़कों पर आ गए। राजधानी पेरिस में सफाई कर्मचारियों ने काम बंद किया तो पेरिस की सड़कों पर 7 लाख क्विंटल से ज्यादा कचरा
सड़ता रहा। कई दिन यातायात भी प्रभावित रहा। इसके अलावा कई और सेक्टर्स पे चल रही हड़ताल के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके अलावा भी फ्रांस में कई तरह के प्रदर्शन हुए, जैसे लैंगिक समानता और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के मुद्दों पर, ट्रेड यूनियनों की मांगों को लेकर भी। इन प्रदर्शनों ने फ्रांस की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को विस्तार दिया। जैसा हमने आपको पहले बताया, तात्कालिक कारण जो भी रहा हो, प्रदर्शन शुरू होने के बाद जो लोग आंदोलनों से जुड़े उनके लिए जमीन आर्थिक मुद्दों ने तैयार की। इसी पैटर्न के चलते नाहेल प्रकरण को एक अलग लेंस से देखने की जरूरत महसूस होती है। 27 जून 2023 को राजधानी पेरिस के पास नूतय नाम के कस्बे में पुलिस वालों ने नाहेल एम नाम के एक लड़के को गोली मार दी। अरबी मूल का नाहेल महज 17 साल का था। नाहेल के घर वालों का आरोप है कि बिना किसी गलती के उसकी हत्या कर दी गई और इसके पीछे नस्ल भेद की भावना थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से फ्रांस में ट्रैफिक स्टॉप्स पर पुलिस फायरिंग में मरने वाले अधिकतर लोग अरब मूल के थे। माने ट्रैफिक स्टॉप पर मरने वाला नाहेल ना पहला और ना इकलौता अरब था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फ्रांस में अरब मूल के लोगों की नफरत बढ़ रही है? इसका जवाब आपको फ्रांस और यूरोप की राजनीति का गहन अध्ययन करने पर मिलेगा। मिडिल ईस्ट के कई देशों में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी वजह से वहां के लोग शरणार्थी बनकर फ्रांस समेत यूरोप के दूसरे देशों में जाते हैं। स्थानीय लोग अपने यहाँ की समस्याओं के लिए मिडिल ईस्ट से आने वाले शरणार्थियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कई देशों की सरकार इन्हें रोकने के लिए कानून भी लाती रहती है। ब्रिटेन अपने यहाँ रह रहे शरणार्थियों को रवांडा भेजने की योजना पर काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने 2016 में शरणार्थियों को रोकने के लिए तुर्की को हजारों करोड़ रुपए दिए थे। कई देशों में ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय है। इसके कारण पूरे यूरोप में राइट विंग पॉलिटिक्स का उभार हुआ है। ये पार्टियां इस्लाम विरोधी और व्हाइट सुप्रीमेसी जैसी विषयों में महारत रखती हैं। मसलन इटली में जॉर्जिया मेलोनी ने सरकार बनाई। स्वीडन में स्वीडन डेमोक्रेट्स दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। फ्रांस में विपक्षी नेता मरीन ला पेन का वोट बैंक बढ़ा है। वो शरणार्थी विरोधी नीतियां लाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हैं। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 41.45% वोट मिले थे। ये पिछले चुनाव से लगभग 8% ज्यादा था। हमने आपको फ्रांस में आर्थिक नीतियों के कारण हुए आंदोलनों के बारे में बताया। हमने आपको फ्रांस में बढ़ती नस्लवादी राजनीति के बारे में भी बताया। अब इस सवाल पर वापस लौटते हैं कि नाहेल की मौत के बाद हो रहे हिंसक आंदोलनों की एक वजह क्या देश की खराब आर्थिक नीतियां भी हैं। ये सवाल हमने पूछा वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के राय से। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा पीछे जाके हम लोगों को देखना चाहिए। येलो वेस्ट मूवमेंट और किसानों के मूवमेंट के अलावा 2005 में वहाँ पे जो अफ्रीकी ओरिजिन के लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उन लोगों ने इसी तरीके का एक बड़ा प्रोटेस्ट इसी तरीके का किया था। खूब दंगे हुए थे, खूब आगजनी हुई थी, लूट हुई थी, और उस समय भी यही मुद्दे थे। देखिए, इस बात को यूनाइटेड नेशन भी उठा चुका है। अभी अगर फ्रांस की मीडिया में देखें तो अभी न्यूज वहां पे जो फ्रांस 24 चैनल है, उनका एक आर्टिकल आया है कि पुलिस के भीतर किस तरीके का नस्ल भेद है, वहां की नीतियों में जो नस्ल भेद है, या यूं कहें कि फ्रांस की आर्थिक या और तरीके की जो कोशिशें होती हैं वहां की सरकार करती है, उसका फायदा जो है उन कम्युनिटीज को नहीं मिलता है, या उस तरीके से नहीं मिलता है। फ्रांस के बारे में या और भी जो यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं, अगर आप वहां पे देखें तो जो दूसरे जगहों से आई हुई कम्युनिटीज हैं, जिसमें यूरोपियन लोग भी हैं, जो 90 के दशक में जब ये नाटो युगोस्लाविया पे हमला हो रहा था, बाल्कनाइजेशन हो रहा था, सोवियत संघ से टूट के बहुत सारे देश बन रहे थे, तो उस दौरान भी यूरोप के अंदर भी इंटरनल माइग्रेशन भी हुआ है। तो वो उन कम्युनिटीज को वो सब लाभ उस तरीके से नहीं मिले हैं जो बाकी जो वहाँ के लोग हैं, जो मूल रूप से वहाँ के नागरिक हैं, निवासी हैं, गोरे हैं, उनको मिला है। ये एक बात है। दूसरी बात यह है, देखिए, फ्रांस ही नहीं, यूरोपियन यूनियन 2008 में अमेरिका की इकोनॉमी से 10% ऊपर था। 2008 में, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है। आज स्थिति यह है कि यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था से अमेरिका की अर्थव्यवस्था 50% अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप का, खासकर पश्चिमी यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का किस तरीके से आर्थिक पतन हुआ है इस पिछले 2 दशक में। दूसरी चीज कि अभी जो स्थिति है पिछले कुछ सालों से,
इस युद्ध से पहले भी और युद्ध के बाद तो खासकर वहां पे मुद्रास्फीति बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यूरोजोन जो लोग, जो वो यूरोपियन यूनियन के वो देश जो यूरो मुद्रा चलाते हैं, 20 देश हैं उसमें, उन देशों में अभी आर्थिक मंदी की स्थिति है। जर्मनी में आर्थिक मंदी की स्थिति है, फ्रांस की के मंदी में जाने के आसार हैं। आप अगर, अब तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा, ब्रिटेन में आप देखें तो वहां का जो जीवन स्तर है वो पिछले 60 साल में सबसे निचले स्तर पर है। तो पूरा यूरोप हम देख रहे हैं कि एक तो बड़े आर्थिक क्राइसिस में है। अब हो क्या रहा है कि सरकारें दो तीन चीजें करती हैं। आप सदियों तक अफ्रीका पे, मिडिल ईस्ट में, एशिया के और देशों में आपने राज किया। उसके बाद जब आपने वो उपनिवेश जो स्वतंत्र होने लगे, तो बाय डिफॉल्ट है, जैसे आज के डेट में ब्रिटेन में बहुत सारे भारतीय बसे हुए हैं, क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी रहेगी। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सारे बड़े नेता जो है वो ब्रिटेन में पढ़े लिखे, तो ये आवाजाही तो होगी, इसको आप रोक नहीं सकते। एक दूसरा कि आपने अपनी कॉलोनी तो छोड़ दी, लेकिन आपने अपना वर्चस्व छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। आप एन केन प्रकारण आपकी कोशिश रही कि उन देशों पर आपका दबदबा आज भी कायम रहे। तो हुआ क्या कि इन देशों के साथ, खासकर अफ्रीका के 12 देशों के साथ, 2 और देश हैं, 14 देश के साथ फ्रांस ने, अगर हम सिर्फ फ्रांस की बात करें, अभी अभी जिस समय हम लोग ये बात कर रहे हैं तो इटली में बड़ी बड़ी संख्या में अफ्रीकी रिफ्यूजीज जो है घुस रहे हैं, शरणार्थी घुस रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। अभी ठीक इसी समय फ्रांस ने वहां के लिए एक स्पेशल मुद्रा बनाई और बोला कि हम छापेंगे इसको। फिर उसमें कुछ कुछ सुधार होते रहे कि उस मुद्रा की कीमत कैसे तय होगी, फिर क्या, ये सब चलता रहा। लेकिन मोटा मोटी बात ये रही, नोट हम छापेंगे। कितना छापेंगे ये वहां के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो बताएंगे, जो उन देशों में हैं। और उन सेंट्रल बैंक के बोर्ड्स में फ्रांस के लोग मेंबर भी होंगे जो कंट्रोल करेंगे उन डिसीजन को। फिर हम क्या करेंगे कि पॉलिटिकल इंपैक्ट को बरकरार रखने के लिए हम वहां अपनी पसंद की सरकारें बनाएंगे। कोई अगर ऐसा आ गया जो हमारे खिलाफ बोलने लगा या कुछ करने लगा, तो हम तख्ता पलट करा देंगे, उसको हटा देंगे, इसको बिठा देंगे। ये खेल अफ्रीका में खूब हुआ, या अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो लैटिन अमेरिका में खूब हुआ है। और अमेरिका भी ठीक इसी इसी स्थिति में है, जो लैटिन अमेरिका से बहुत सारा माइग्रेशन है। पूरी सोसाइटी, अच्छा क्यों सोसाइटी खड़ी नहीं होती है? एक सवाल तो हो सकता है ना कि भाई इतना दंगा फसाद हो रहा है, लोग कहाँ हैं? कुछ अगर आप फार राइट गैंग्स को अगर छोड़ दें, जो परेड वगैरह कर रहे हैं, रात में घूम रहे हैं असलाह लेके। अभी कोई न्यूज आ रही थी, पता नहीं कितनी पुख्ता है, कि फ्रांसीसी सेना के कुछ लोगों ने छुट्टी लेके एक मिलिशिया बनाया है काउंटर करने के लिए। लेकिन बाकी लोग नहीं है। बाकी लोग इसलिए नहीं है, जो आपने शुरू में कहा, एलो वेस्ट, किसान, शिक्षकों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। जब ब्रिटेन में नर्सों का प्रोटेस्ट हो रहा था, ट्रक ड्राइवर्स का, उसी तरीके का कुछ कुछ प्रोटेस्ट है। अभी पिछले 3-4 सालों से तो प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं फ्रांस के भीतर। और फ्रांस की राजनीति इतनी ज्यादा डिवाइडेड है कि मैक्रोन जब पहली बार जीते थे तब भी, और दूसरी बार जीते थे तब भी, जो फर्स्ट राउंड का इलेक्शन हुआ था तो उसमें 3 ऊपर के कैंडिडेट्स को लगभग 20-22, कोई किसी को 24%, किसी को 22%, किसी को 20% मिला था, इस तरीके से। फिर क्या हुआ, इसकी वजह से चुनाव दूसरे चरण में गया। तो दूसरे चरण में ऑब्वियसली होता है कि भाई इनको, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट जाएंगे टॉप 2, तो बाकी लोग सपोर्ट कर देते हैं, तो मैक्रोन जीत जाते हैं। तीसरी चीज, मैक्रोन के लिए वो भले अच्छे आदमी हो, लिबरल आइकन हो दुनिया के, लेकिन मैक्रोन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, बैंकर हुआ करते। तो इनके पास उस तरीके का आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल सोशल सपोर्ट नहीं है पर्सनली। वो पसंद किए जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो लोकप्रिय हैं बहुत, लेकिन उनकी अपनी पॉलिटिकल पूंजी या कुछ नहीं है कि लोग उनके लिए तामझाम करें। तो इस पूरे बैकग्राउंड के भीतर जो है, हम लोगों को इन चीजों को देखना चाहिए।
फ्रांस से और क्या क्या अपडेट्स आए हैं, आइए एक एक करके आपको बता देते हैं। नाहल की दादी नादिया ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और हिंसा का रास्ता छोड़ दें। फ्रांस के BFM टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नाहल की मौत को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि लोग स्कूलों, दुकानों को तबाह करें, बसों को नष्ट करें। मेरे ऐसी माँ ही होती हैं जो बसों में सफ़र करती हैं। हिंसा काबू करने के लिए 45,000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। राजधानी पेरिस के आसपास ही 60,000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। पेरिस के लेले होज में हमलावरों ने मेयर विसेंट ज़ैम्ब्रा के घर पर हमला कर दिया। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त मेयर अपने दफ्तर में थे। हमलावरों ने मेयर की कार जला दी। मेयर की पत्नी और बच्चों ने जब भागने की कोशिश की तो इन लोगों ने उन पर पटाखों से हमला किया। इसमें पत्नी और एक बच्चा घायल हो गया। हाल के 2 दिनों में हिंसा के आरोप में 486 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 2200 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी ब्राजील से है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो के चुनाव लड़ने पर 7 साल का बैन लग चुका है। वो साल 2030 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन पर अपने पद और मीडिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए ब्राजील की सबसे बड़ी इलेक्टोरल कोर्ट में 7 जजों के बेंच ने 5-2 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। बोल्सोनारो पर पिछले चुनाव में हार के बाद अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने और देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर शक पैदा करने का आरोप लगा था। फैसले के बाद एक रेडियो स्टेशन को दिए इंटरव्यू में बोल्सोनारो ने कहा, ये पीठ पर छुरा घोंपने जैसा है। मैं इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी स्वीडन से है। स्वीडन में पिछले दिनों कुरान की प्रति को आग लगा दी गई थी। आग लगाने वाले व्यक्ति का नाम सलवान मोमिक है। मोमिक इराकी मूल के स्वीडिश नागरिक हैं। पुलिस ने पहले इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, पर बाद में मोमिक को स्वीडन की कोर्ट से विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त मिल गई थी। कोर्ट का कहना था कि जब तक किसी की सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है तब तक हर तरह के विरोध प्रदर्शन को इजाज़त ज़रूर दी जानी चाहिए। अब इस मामले में क्या अपडेट है वो जान लेते हैं। इस घटना के बाद स्वीडन को दुनिया भर से आलोचना झेलनी पड़ रही है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कुरान की प्रतियों का संरक्षण करने की बात कही है। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, स्वीडिश सरकार पूरी तरह समझती है कि स्वीडन में हुए प्रदर्शन में किए गए इस्लामोफोबिक कृत्य मुसलमानों के लिए अपमानजनक हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुरान या किसी अन्य पवित्र ग्रंथ को जलाना एक आक्रामक और अपमानजनक कार्य है। ये स्पष्ट रूप से उकसावे की कार्रवाई है। नस्लवाद, जेनोफोबिया और असहिष्णुता का स्वीडन या यूरोप में कोई स्थान नहीं है। बगदाद में कुरान की बेअदबी का विरोध कर रहे लोग स्वीडन की एम्बेसी के परिसर में घुस गए। AFP न्यूज़ एजेंसी के फोटोग्राफर ने बताया कि लोगों की भीड़ लगभग 15 मिनट तक एम्बेसी परिसर के अंदर ही रही। सुरक्षा बल की तैनाती के बाद ही उन्हें बाहर निकाला जा सका। मुस्लिम देशों ने भी इस घटना पर विरोध दर्ज कराया है। तुर्की ने इस घटना को एंटी इस्लामिक कहा है। एर्दोआन ने कहा कि हम अहंकारी पश्चिमी देशों को यह बताएंगे कि मुसलमानों का अपमान करना विचारों की आज़ादी नहीं है। मिडिल ईस्ट देश ईरान, इराक, सऊदी अरबिया और इजिप्ट ने इस घटना की कठोर आलोचना की है। मोरक्को और जॉर्डन ने स्टॉकहोम से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। दुनिया भर से दबाव के चलते स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने भी इस घटना को गलत ठहराया है। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेगी दुनिया भर की सभी खबरों और अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।